नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर हम आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा राजधानी में प्रवेश कर चुकी है। वहीं दूसरी खबर कोरोना को लेकर है, जो पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तीसरी खबर करनाल से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें दर्जनों किसान संगठन शामिल हुए। और अब चौथी खबर फतेहाबाद से है, जहां अध्यापकों की कमी से ग्रामीणों में रोष है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की 4 बड़ी खबर। पहली खबर भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, जिसकी दूसरी बड़ी खबर है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट अब तमाम देशों में लगातार तेजी से फैल रहा है। भारत में भी ये पिछले सितंबर में ही आ चुका है और अब इसको लेकर लगातार भारत सरकार एहतियात भी बरतने लगी है। करनाल में किसानों की बड़ी बैठक हुई। किसानों की बैठक को लेकर तीसरी अहम खबर है। चौथी खबर आपको बता दें, गुरु ही नहीं कौन देगा ज्ञान, ये चौथी 4 बड़ी खबर इस वक्त की सुबह से आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बड़ी खबरें, जिसके बारे में आपको बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में जिसकी एंट्री हो चुकी है, पहली बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर, क्योंकि लगातार अब तमाम देशों में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने लगा है। BF.7 वेरिएंट की वजह से भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, ताकि इसे देश में फैलने से रोका जा सके। तीसरी बड़ी खबर किसानों में बैठक को लेकर है, जो कि करनाल में किसानों की बैठक हुई। बैठक हर मायने में काफी अहम मानी जा रही है। 4 बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब बात करते हैं पहले बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंची। उनकी यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाया। इसमें पहले उन्होंने आश्रम चौक स्थित जयराम आश्रम में राम दरबार के दर्शन किए। दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक यात्रा शनिवार को 23 किलोमीटर का सफर तय करके देर शाम लाल किले पर समाप्त होगी और इसके बाद यात्रा पर 9 दिन के लिए ब्रेक लग जाएगा। पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 108वां दिन है ये और ये दिल्ली पहुंच चुकी है 9 दिन तक। हालांकि इस यात्रा पर ब्रेक लगेगा। दिल्ली के अंदर लगातार ठंड बढ़ रही है, लेकिन ठंड में भी लोगों का उत्साह काफी है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू मैडम जी, थैंक यू जी। बजरंग जी, भारत जोड़ो यात्रा को आप देख रहे हैं, इतना समर्थन मिल रहा है, काफी उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, जनता का अपार आशीर्वाद पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को मिला है। और विशेष तौर पर जब मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर लाखों लोग इतनी भारी ठंड के अंदर जब 6 बजे यात्रा निकलती है, आप समझ सकते हो, हाथ से हाथ नहीं दिखता, अंधेरा होता है, ओस पड़ती है। उसके बावजूद भी लोग छतों पे खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं और पद यात्रा में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग बदलाव चाहते हैं। इस सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था से बेहद दुखी है सरकार से, और लोग चाहते ही बदलाव हो। और 2005 के अंदर जो 2014 तक जो कांग्रेस का राज था, वो एक सुनहरी राज था, जिसमें हर वर्ग को राहत मिली। जैसे 100 गज के मुफ्त प्लाट मिले, गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिला, 20 रुपए किलो दाल मिली। गरीबों के घर में फ्री की पाइप की लाइनें हमने बिछाई, टूटी फ्री, पानी की टंकियां जो ऊपर छतों पर लगती है, सब फ्री का सिस्टम हमने लागू किया था। तो सारी योजना ये सरकार ने बंद कर दी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, 2024 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी बनेगी और केंद्र में भी बनेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं, ये झूठ की राजनीति। लेकिन बजरंग जी, अभी आपने बोला ना कि लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 में जो हाल था, मतलब लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, 2024 में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में भी बनाएंगे और भी राज्यों में बनाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो अभी राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल में तो ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अगर आप बात कर ले गुजरात की, तो गुजरात में तो कांग्रेस ने कुछ खास वहां पे कमाल नहीं दिखाया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यही बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह, सारे नेता यूं कहते थे कांग्रेस मुक्त बात करना है, क्षेत्रीय दल मुक्त बात करना है। हिमाचल हमने इनसे खुशा, आज 7 जगह चुनाव हुए, उसके अंदर 5 जगह बाई इलेक्शन, जहां इनकी सरकार थी, बाई इलेक्शन हारी है। सिर्फ गुजरात में जीतती है। गुजरात में आपने देखा किस प्रकार इन्होंने बूथों पे कब्जा करके ईवीएम पर खुलेआम दुरुपयोग करके बटन दाब के फर्जी वोटिंग की, ये सबके सामने आया है। पूरी अभी चैनलों ने दिखाया भी क्या किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा था, काम कितना किया, क्योंकि कब्जा और काम में बहुत फर्क है। मैं यही बता रहा हूँ, काम तो जी तो वहां पे आप पार्टी कब्जा की, अपन से जीतेंगे, मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा का सरपंच इनके खिलाफ पड़ा, आज मैदान के अंदर खुला आंदोलन कर रहे हैं। इनके मंत्रियों को सरकारी फंक्शन में बोलने नहीं देते, सरकारी फंक्शन में उनको बाइकाट करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, गाड़ियों घेराव करते हैं। इनका ये हाल है। नगर निगम का ले लो, नगर पालिका का जो चुनाव हुआ उसके अंदर ये 25% वोट सिर्फ इनको नगर पालिका के चुनावों में मिला, 75% इनके खिलाफ गया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, हारी किससे? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 1000 उम्मीदवार से हारी। इनका हालात तो ये है, आंखी के दांत दिखाने के और खाने के और ये तो सरकार को चला रहे हैं ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, इनकम टैक्स के दम पर। हरियाणा के अंदर जीएसटी का महकमा है, मार्केट कमेटी का महकमा है, फूड सप्लाई का, प्रदूषण का, लोगों को नजायज तंग, इन सब ये कह रहे हैं, लंबी लंबी बात कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो हरियाणा में नाम तो लेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किन्होंने फैला रखा है? इन्होंने। कोरोना के काल के टाइम रिश्तियां बैन थी, अरबों में रिश्ती करा दी। कोरोना के समय में करोड़ों रुपए की शराब पुलिस कस्टडी में थी, वो इन्होंने दे दी। खनन घोटाला, कितने खनन के अंदर मजदूर मर गए, अभी भी घोटाला लगातार। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। मतलब आपका ये कहना था कि जो बीजेपी सरकार चला रही है वो सिर्फ ईडी के दम पे चला रही है, सीबीआई के दम पे चला रही है। ठीक है, आप अब दोनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे आप। प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र की ओर से जारी कोरोना की गाइडलाइन होने के बाद लगने वाला जनता दरबार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके निवास पर पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री के पीए ने सभी फरियादियों की अर्जी ली और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा दी जाएगी। इस मौके पर शास्त्री कॉलोनी के गेट के बाहर भारी संख्या में डीएसपी रामकुमार की अध्यक्षता में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कोरोना की वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने दे दी है और यहाँ पे अभी मंत्री जी नहीं अभी नहीं मिले, तो कोरोना की वजह से वो उन्होंने एप्लीकेशन ले लिए, तो कार्रवाई बार था जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया और फिर भी जो लोग जिनको नहीं पता चला था वो आए हुए थे। मंत्री जी ने अपने पीए समीर और अपने ऑफिशियल को भेजा है और आए हुए लोगों की कंप्लेंट वगैरह लेके कंसर्न जगह कार्रवाई के लिए वो कर रहे हैं और लोगों को बता दिया भाई ये जब तक कोविड रहेगा तो आगे आदेश तक दरबार नहीं चालू होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड सुशील जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। सुशील, बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए, क्योंकि अब F.7 का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, तमाम देशों को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है, अब जनता दरबार को स्थगित किया गया है, क्या ताजा अपडेट है इसे लेकर?
निश्चित तौर पर देखिए कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है और उसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी। करीब एक बैठक हुई थी जिसमें सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया थे, उन्होंने करीब प्रत्येक राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। वो बैठक में बेड अवेलेबिलिटी से लेकर ऑक्सीजन तक, दवाई से लेकर टीकाकरण तक सबका जिक्र किया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, सभी राज्यों के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सीएमओ को एक एडवाइजरी जारी करें और लोगों से अपील करें कि वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें और साथ ही गाइडलाइन फॉलो करें। लेकिन देखिए सुरभि, यह जब इस संदर्भ में सीएमओ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर सख्ती नहीं बरती गई है, यह एक महज अपील है, एडवाइजरी है। अभी कोई आदेश ऐसा जारी नहीं किया गया है कि आपको मास्क लगाना ही लगाना है, आपको 2 गज दूरी पालन करनी ही करनी है। लेकिन साथ ही यह इंटरनल एक आदेश है डिपार्टमेंट को कि वो एक तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का ख्याल रखें, तमाम चीजों को देखें कि चाहे वो इलाके में अगर कोरोना कहाँ खतरा बढ़ रहा है, किस इलाके में बढ़ रहा है और उसकी रोकथाम कैसे हो सके। साथ ही देखिए गुरुग्राम इसलिए भी हॉट है, जब भी कोरोना का जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम का नाम सामने आता है। उसके पीछे रीजन भी है कि सबसे ज्यादा यहाँ डेथ गुरुग्राम में हुए थे, केसेज सबसे ज्यादा यहाँ आए थे। और जब शुरुआत हुई तो मैक्सिमम जो विदेशी हैं, जो यहाँ विदेशों से लोग आते हैं, फॉरेन ट्रैवलर है, वो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में आते हैं और वो लोग जो आ रहे हैं उनकी निगरानी कैसे हो, किस इलाके में जाते हैं और उनको उन पर ध्यान कैसे रखा जाए, उनकी जांच कैसे की जाए और उनको कोरोना रोधी टीका लगा है या नहीं लगा है, जो थर्ड टीकाकरण अभियान के तहत है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। इसी संबंध में, इसी आदेश के तहत अब गुरुग्राम में तमाम वो फॉरेन ट्रेवलर हैं, उनकी एक डेटा तैयार की जा रही है और उन डेटा के तहत उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग इस सरकार की जो गाइडलाइन है इसका फॉलो करें। हालांकि जो नेक्स्ट 10XXB है, जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, इसको लेकर अभी गुरुग्राम में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन अलर्ट पे है क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं उनकी जांच की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में विगत कुछ सुबह हम देखें तो विगत कुछ समय पहले टेस्टिंग पर कम ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही कोरोना के टीका को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी होता है और तमाम जो यूपीएचसी, सीएचसी जो सेंटर्स होते हैं, पॉलीक्लिनिक होते हैं, सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, तमाम स्थानों पर टीकाकरण में बढ़ा दिया गया है और लोगों से पूछा जा रहा है, जो लोग भी सिविल अस्पताल में किसी भी जांच या किसी भी शिकायत से संबंधित जाते हैं, वहाँ स्थानीय टेबल लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है और वहाँ पे जो लोग उस काउंटर पर पदस्थापित है वहाँ जांच करते हैं, पूछते हैं कि आपको कोरोना रोधी टीका लगा है या नहीं लगा है। मतलब सुशील जी, एडवाइजरी से यहाँ काम नहीं चलेगा, मतलब थोड़ी सख्ती बरतने की भी जरूरत है। सुशील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में करीब 3 दर्जन किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में जोगिंदर उग्रा, रवि आजाद, डॉक्टर दर्शन पाल, अमरजीत मोहड़ी, बूटा सिंह सहित अन्य किसान नेता भी पहुंचे थे। जहां पर बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान रैली पर निशाना साधा। ये मीटिंग जो है मूल विशेष में तो यह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ही दिन हम लोग किसान प्रोटेक्ट करके किसान दिवस की मांग को रखेंगे। दूसरी चीज यह है कि जो परेड पर अभी तक सारे फाइटर प्लेन वगैरह सारे जाते थे, ट्रैक्टर में नहीं जाता था, किसान को की आवाज को काम नहीं किया जाता था, उस चीज को भी परेड में शामिल किया जाए। हमारा जो एजेंडा है ना, हाल की मीटिंग में मसल में ये है कि 1 साल पहले जब आंदोलन सस्पेंड किया गया था उस समय और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता करनाल से सीधे लक्ष्य जुड़ गए हैं। लक्ष्य, बैठक को लेकर क्या फिलहाल ताजा अपडेट है ये बताएं सबसे पहले।
बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग थी आज करनाल के डेरा कार सेवा के अंदर थी, जहां पर तमाम राज्यों के जो है किसान नेता जरूर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मीटिंग थी करीब 5 से 6 घंटे ये मीटिंग थी वो लगातार चली गई। इस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है करीब जो 26 जनवरी है वहां पर दिन के अंदर जो महा रैली का इन्होंने एक आयोजन किया गया, उसके पश्चात उसके बाद एक और जो है दिल्ली के अंदर जो मीटिंग का निर्णय जो है लिया गया। सीधा जुड़ ले रहे हैं जो किसान है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मीटिंग के अंदर जो है निर्णय लिया गया? देखो, आज करनाल में एसकेएम की मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें जो 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें निर्णय ये लिया गया 26 जनवरी को जींद में, हरियाणा में पूरे इंडिया के किसान एकत्र होंगे और एक बड़ी महापंचायत की जाएगी। उसके बाद मार्च में 15 से 22 तारीख के बीच में एक तारीख फिक्स करके कि दिल्ली में बड़ी महापंचायत की जाएगी। जो सरकार ने वादा खिलाफी की और जो किसानों के गन्ने के रेट को लगा लो, और भी बहुत से मुद्दे हैं, ये फसल पर एक टैक्स लगा दिया 2% का, इसके खिलाफ एक देश का किसान फिर एकत्रित होगा और एक बड़ी महापंचायत होगी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बहादुर, क्या देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पहले 1 से 1.5 साल जो है जो किसान आंदोलन चला, क्या ये रुख दोबारा वो लिया जा रहा है और जो अहम जो मुद्दे थे वो क्या कुछ रहने वाले थे? देखिए, ये निरंतर चलता रहेगा जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आज इसी रूप में राष्ट्रीय बैठक करनाल गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में यहाँ संपन्न हुई संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसमें निर्णय लिया गया 26 तारीख को कई लाखों की भीड़ जुटेगी और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसान इस तानाशाह सरकार को करके दिखाएगा जींद की धरती पे। और ये चेतावनी है खट्टर और दुष्यंत चौटाला को, अगर हरियाणा को जैसे एसीडी चार्जेस इन्होंने बिजली के बिलों पे और 15 से और 10 साल पुराने जो वाहनों को ये स्क्रैप करने की इनकी तैयारी और खाद की दवाइयों की जितनी भी मांगे हमारी हैं, दूसरा शांत भूमि है, मुश्तरका मालकान, जुमला का मालकान, ये सभी तमाम मुद्दे जब तक इनका समाधान सरकार नहीं कर देती तो किसान चैन से बैठने वाला नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है, जल्द से जल्द जितनी भी समस्याएं हैं और जो इन्होंने जिस समय में हमने 3 काले कानून वापस करवाए थे और इन्होंने जो हमारी मांगे माननी थी उनसे वादा खिलाफी कर रहे हैं, या तो जल्द से जल्द वो सारे हमारे वादे जो हैं, जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर दिया जाए, वरना उसके बाद जैसे अब 26 जनवरी को जींद में एक बड़ा प्रोग्राम रखा है, आगे मार्च में दिल्ली में कई लाख किसान इकट्ठा होगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो दिल्ली के साथ साथ जो हरियाणा का जिला है उसके अंदर देखने को मिलेगा कि काफी प्रदेश के जो है जो किसान होंगे वो एकत्रित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनकी जो मांगे हैं वो उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये जो अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जब तक इनकी मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया नहीं जाएगा तो तब तक ये अड़े रहेंगे। बाबूजी, किस तरीके से देखिए आज भी एक बार फिर से किसान इकट्ठे हुए, अहम निर्णय लिए गए, क्या लग रहा है कि सरकार झुक पाएगी? सरकार तो भाई ऐसे तो नहीं झुकेगी, इसके लिए तो और भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये जो 750 किसानों की कुर्बानी दी है दिल्ली में किसानों ने, तो सरकार के तो कान पर धो नहीं रही है। तो उसका कारण क्या है कि ये किसान ना चाहता ही कोई। जब ये 2014 में जीता पहली बार बीजेपी, बहुमत मिला इसको, तो उससे पहले मैंने 460 सभाएं करी। उन्होंने ये कहा था ना किसानों को, अगर आज जो है आज कुछ से किसान जो लीडर थे वो पहुंचे हुए थे। समय थोड़ा कम है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद के बचा कला क्षेत्र के गांव डांड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीणों में रोष है। इस दौरान स्कूल के गेट पर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के सरकारी स्कूल में पहले से ही 3 टीचरों की कमी है। विज्ञान, सामाजिक और मैथ के पहले से ही टीचर्स कम है। बच्चों के पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट आईटी के स्कूल में 70 बच्चे हैं, जिसमें से 60 लड़कियां ही हैं। उनकी टीचर श्वेता वर्मा की डेपुटेशन पर बदली कर दी गई। वहीं इस मैडम की बदली ना करके इसको वापस यही रखा जाए और जो अध्यापक कम है उनके रिक्त पदों को भी भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता है तो आने वाले सोमवार को ग्रामीण स्कूल के बाहर ताला जड़ेंगे। गांव डांड के सरकारी स्कूल के अंदर इसलिए
हमारे पास पहले ही 3 टीचरों की कमी, ना तो हमारे पास विज्ञान का टीचर, ना सामाजिक का टीचर है और ना हमारे पास मैथ का टीचर है। और अभी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है IT, जिसके अंदर 70 बच्चे हैं और 70 बच्चों में से जिसमें 60 लड़कियां हैं। और अभी जो हमारी IT की मैडम है, उन्होंने डेपुटेशन के ऊपर 2 महीने के लिए बदली करवा ली है, जो कि बहुत ही गलत है। उन बच्चों के एग्जाम सर पे 2 महीने के लिए अगर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से फतेहाबाद से हमारे संवाददाता रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, उग्र प्रदर्शन और स्कूल के बाहर ताला जड़ने की चेतावनी दी गई है, ताजा अपडेट। जी, और भी बताना चाहूंगा, ये जो फतेहाबाद जिले के भटोकला क्षेत्र के गांव ढांड का ये मामला था, जहां पर आज ग्रामीणों का गुस्सा तब फूटा जब पहले से ही टीचर जो है टीम कम है इस गांव के सरकारी स्कूल के अंदर, और एक जो मैडम थी जिसकी डेपुटेशन पे बदली कर दी गई है, तो ऐसे हालातों के अंदर कैसे उस गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे। बताना चाहूंगा, ये जो काफी गुस्सा यहाँ पर जो देखा गया ग्रामीणों के अंदर, गेट के ऊपर जो है वो चटाई बिछा करके ग्रामीण बैठ गए थे। उस दौरान जो मौके पर जो खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष भाभो भी वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि नजदीक ही देवपुर गांव से अध्यापक को जो है तुरंत प्रभाव से सोमवार को वहां पर भेजा जाएगा, जिससे समस्या हल हो पाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। बताना चाहूंगा कि इस गांव के अंदर हिंदी, सामाजिक और साहित्य जो 3 सब्जेक्ट है, उनके 3 अध्यापक ही स्कूल के अंदर नहीं है। ऐसे हालातों के अंदर ग्रामीण प्रदीप कोटलिया ने ये बात कही कि ऐसे हालातों में कैसे पढ़ाई हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ऐसे हालातों में कैसे पढ़ाई को किया जा सके। रमेश, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।